नमस्कार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस चैनल के ऊपर 12th क्लास की जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी सब्जेक्ट, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम इस पर। ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी हम इसके ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो तीसरी यूनिट है, थर्ड यूनिट, जो तीसरे नंबर की जो यूनिट है, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 16वें नंबर का, चैप्टर नंबर 16, पादप उत्तक संवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन। इस चैप्टर में से भी लगभग 1 या 2 नंबर के, यूनिट तो 5 नंबर की है, जो 3rd नंबर की यूनिट है हमारी बायोलॉजी के अंदर 12th क्लास बोर्ड की, 3rd यूनिट 5 नंबर की है। लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें 16 नंबर का, 16वें नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 पादप उत्तक संवर्धन, इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर के प्रश्न तो हर साल आते ही हैं। पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन। सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर देखने पड़ेंगे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की खोज की। प्लांट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की खोज की। 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी। In 1839, cell theory is developed by Sliden and Swan. According to this theory, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द सेल is
द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। देखिए जो थर्ड नंबर की यूनिट है 12th बायोलॉजी के अंदर 5 नंबर की है यूनिट। इस यूनिट में एक 16वें नंबर का चैप्टर है पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप के उत्तक क्या हो सकते हैं? कोई कोशिका ले सकते हैं, पादप की कोई कोशिका ले सकते हैं, पादप का कोई कायिक प्रवर्ध ले सकते हैं, मतलब उसका कोई जड़, तना, तने का टुकड़ा ले लिया, जड़ का टुकड़ा ले लिया, कोई उसकी पत्ती ले ली, या उसकी कोई भी उसकी बॉडी का पार्ट ले लिया, उसका अपन कल्चर करवा के, उसका संवर्धन करवा के एक ऑल प्लांट, एक संपूर्ण पादप को डेवलप कर सकते हैं। तो यही है पादप उत्तक संवर्धन चैप्टर के अंदर कि पादप की कुछ भी ले लिया, पादप की कोई सेल ले ली, ठीक है, पादप का कोई टिश्यू ले लिया, ठीक है, पादप का कोई ऑर्गन ले लिया, जैसे उसका फ्लावर ले लिया, ठीक है, उसकी कोई ओवरी ले ली, कोई जड़ का टुकड़ा ले लिया, पत्ती ले ली, उसका संवर्धन करवाकर, उसको पोषण वगैरह प्रदान करवाकर उसमें सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन उत्पन्न करके नए पादप को डेवलप करना ही क्या कहलाएगा? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की खोज की थी, ठीक है, लेकिन जो जीवित कोशिका है, देखो ये तो है मृत कोशिका, जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो थी मृत कोशिका, ठीक है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी। इस थ्योरी के अनुसार कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो ये रूम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यह एक शरीर है, हम बोल सकते हैं कि ये रूम जो है ये एक तरह का शरीर ही हो गया। जैसे आप देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर आप देखेंगे आइज़ भी है, ईयर्स भी है, नोज़ भी है, हाथ है, पैर है, ये सब कुछ है। उसी प्रकार से रूम भी एक बॉडी ही है। इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर दीवार भी है, इसके अंदर बोर्ड भी है, इसके अंदर देखिए मार्कर भी है, इसके अंदर आप देखिए स्विच भी है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये बल्ब वगैरह ये सब कुछ हम कह सकते हैं कि इस रूम के ऑर्गन हैं ये सब, ठीक है, ठीक है। ये सब मिलकर ही ये दीवारें, ये ट्यूबलाइट, ये टेबल, ये फर्श, ये बोर्ड, ये सब मिलकर ही तो इस रूम की बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर के अंदर बहुत से अंग हैं और ये अंग मिलकर ही किसका निर्माण कर रहे हैं? हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। और ये अंग किससे मिलकर बन रहे हैं? ये अंग मिलकर बन रहे हैं कोशिकाओं के मिलने से अंगों का निर्माण होता है। यह हम शॉर्ट में देखें तो जो हमारी पूरे शरीर की जो संरचना है, जो पूरे शरीर का जिससे निर्माण हुआ है वो है सेल। बहुत सी सेल आपस में जुड़कर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। यहाँ पर एक शब्द और आया है कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, चाहे हम भोजन का डाइजेशन कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वो हमारे शारीरिक स्तर पर जैसे भोजन का हम बोल सकते हैं भोजन का डाइजेशन, ठीक है, हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, ये हमारे बॉडी लेवल पर तो हो ही रहा है, शारीरिक स्तर पर तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ भोजन का पाचन, श्वसन कोशिकीय स्तर पर भी होता है। आप जो सांस लेते हो, जो ऑक्सीजन लेते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, ये बाह्य श्वसन है। लेकिन ये ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाएगी और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी तो उसे कोशिकीय श्वसन कहेंगे। मतलब कि कोशिकाएं शरीर की संरचना भी बना रही है, लेकिन जो सभी प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो कहाँ संपन्न हो रही है? वो संपन्न हो रही है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ही संपन्न हो रही है। तो मतलब शरीर की संरचना भी बनाती है कोशिकाएं, और सभी जो शरीर की जो जो अपन बोल सकते हैं बायोकेमिकल जो रिएक्शन है, बायोकेमिकल जो क्रियाएं हैं, वो सभी कहाँ पर हो रही है? कोशिका के अंदर ही हो रही है।
इसलिए स्लाइडेन एम स्वान ने कहा है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर थोड़ा और सुधार कर दिया। इन्होंने तो क्या सिर्फ एक लाइन दी, एक लाइन बता दी इन्होंने। तो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। 1 नंबर का क्वेश्चन और आ सकता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने कौन सा कोशिका सिद्धांत दिया था? कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद में जो रुडोल्फ विर्चियो हुए हैं, उन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया है। रुडोल्फ विर्चियो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। रुडोल्फ विर्चियो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या कहा गया है हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नई कोशिकाएं पहला पॉइंट तो आपको समझा दिया गया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। जो दूसरा पॉइंट है आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, 1 नंबर का प्रश्न तो यहीं बन गया। आपके 1 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, आपके खाते में 1 नंबर तो अभी तक जा चुका है, यहीं इन 3-4 लाइनों में ही। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया? रुडोल्फ विर्चियो के द्वारा। इसे हमें याद रखना है, ठीक है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका से ही बनती है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। न्यू सेल डेवलप्ड बाय ओल्ड सेल। जो न्यू सेल होती है वो हमेशा ओल्ड सेल से ही डेवलप होती है। देखिए इधर आप, ये सेल है, ये इस सेल में समसूत्री विभाजन हुआ, मायोटिक डिवीजन हुआ। समसूत्री विभाजन मतलब मायोटिक डिवीजन हुआ, तो यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसमें अगर 2n गुणसूत्र हैं तो इन दोनों में भी 2n ही रहेंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने गुणसूत्र, जितनी क्वांटिटी अपन बोल सकते हैं, जितने नंबर में क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर भी होते हैं। शर्त क्या है? विभाजन कौन सा होना चाहिए? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या के ऊपर, क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रकार का हो गया।
अर्धसूत्री विभाजन। नई कोशिका हमने यहाँ पर पढ़ा, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है, दो प्रकार से बनती है, समसूत्री विभाजन द्वारा भी बन सकती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर पुरानी कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर एक कोशिका है, पेरेंट सेल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, जिसमें पेरेंट सेल की तुलना में गुणसूत्र हाफ है, आधे हैं। इसके बाद में जो अगला बिंदु बताया गया है आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, वो ये है कि सभी उपापचयी क्रियाएं ऑल मेटाबॉलिक एक्शंस कोशिका में ही होती है, अब सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है उपापचयी क्रियाएं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम अंतर्ग्रहण विधि द्वारा भोजन को मुख के द्वारा निवालों के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के जटिल अणु होते हैं। इसके पाचन से क्या होता है, जब हम इन भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो इसके अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के जटिल अणु हैं। ये सीधे ही जटिल अणुओं के रूप में हमारी हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इनका सीधे ही अवशोषण नहीं होता है। इसलिए पाचन की क्रिया द्वारा जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि के जो जटिल अणु हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ये सरल अणु हमारी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर बहुत ही आराम से अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो छोटे अणु हैं, जो जटिल अणुओं के पाचन से जो छोटे अणु बने हैं, जटिल अणुओं के पाचन से क्या बने, जो छोटे अणु बने हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन से जो छोटे छोटे अणु बने हैं, ये अवशोषित होकर आंत में अवशोषित होकर कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वापस जुड़कर जटिल अणु बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना और सरल अणुओं से वापस जटिल अणुओं का संश्लेषण होना ही क्या कहलाता है, उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। और यह उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। भैया हम दाल खाते हैं, दाल में है वानस्पतिक प्रोटीन, लेकिन आपकी मांसपेशियों में है जंतु प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ से आया, आपने दाल खाई, दाल से आपको प्रोटीन मिला, प्रोटीन टूट गया पाचन के द्वारा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड आपकी कोशिकाओं में पहुंच गया और वापस जुड़कर क्या बना दिया उन्होंने, जंतु प्रोटीन बना दिया। तो ये क्रिया क्या है, ये क्रिया है मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक एक्शन। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं उपापचयी क्रियाएं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, पता है सेल कोशिकीय श्वसन भी होता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है सेल के, ग्लूकोज के अणु भी सेल के अंदर जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी एंड CO2 का प्रोडक्शन होता है, CO2 और एनर्जी उत्पन्न होती है वहाँ पर। तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं ये कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। जो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इनके सिद्धांत का जो नेक्स्ट तथ्य है, चौथे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट, एक पीढ़ी से आनुवांशिक सूचनाएं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वापस लिखना पड़ेगा इसे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ लिख रहा हूँ मैं आनुवांशिक सूचनाएं कोशिका द्वारा ही जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो कोशिका के द्वारा ही जाती है। आप देखेंगे जो हमारे पेरेंट्स थे, तो जो हमारी मदर थी, उनसे उत्पन्न हुआ ओवम,
और जो पेरेंट्स जो फादर थे उससे उत्पन्न हुआ स्पर्म, दोनों के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा गया। फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना। क्या बना? स्पर्म एंड ओवम के ये मेल गैमेट्स और ये क्या है? फीमेल गैमेट्स है। नर युग्मक मादा युग्मक के फ्यूजन से अपन बोल सकते हैं जायगोट बना। जायगोट बना, फिर बना एम्ब्रियो, कोशिकाओं का एक गुच्छा बन गया, इसको बोल रहे हैं एम्ब्रियो। फिर 9 मंथ के अंदर एक छोटे से प्यारे से बेबी ने जन्म लिया, फिर मिठाइयाँ बांटी गई बेबी के जन्म के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया? इधर आप देखिए, ये जो सेल है ये फादर की सेल है, ये जो ओवम है, ये स्पर्म जो है, ये जो मेल गैमेट्स है, ये जो नर युग्मक है, ये फादर की सेल है, फादर की जर्मिनल सेल अपन बोल सकते हैं, उनकी जनन कोशिका है, ये उनकी सेल है जो रिप्रोडक्शन में सहायता कर रही है। तो ये फादर का मेल गैमेट्स है या फादर की सेल है। ठीक है, ये मदर का फीमेल गैमेट्स है, या क्या बोल सकते हैं इसको कि ये मेल की मतलब जो ये स्पर्म है, स्पर्म मेल गैमेट्स है। ठीक है, और ये फादर की सेल है। ओवम जो है वो फीमेल अपन बोल सकते हैं फीमेल गैमेट्स है, और ये मदर की सेल है। ये वाली जो सेल उत्पन्न हुई है ये नर से उत्पन्न हुई है, ये वाली सेल मादा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इस वाली सेल के अंदर पिताजी के नर के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, इस वाली सेल के अंदर माताजी के लक्षण पाए जाएंगे। अब ये दोनों सेल का फ्यूजन हो जाएगा तो जायगोट बनेगा। ठीक है, इसी जायगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा, इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज से मोरूला बनेगा ठोस। ठीक है, फिर ब्लास्टुलेशन की क्रिया द्वारा ठोस मोरूला से बनेगा खोखला ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला बनेगा। फिर क्या होगा? फिर होगा संरचना विकास गतियाँ होगी, उसमें 3 जर्मिनल लेयर बनेगी, और ऐसे करते करते 9 मंथ में बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एक बेबी है। ठीक है, सेल यहाँ पर 2 है, पिताजी की सेल, माताजी की सेल, ये उनका प्यारा सा बेटा है। ठीक है, आप देखिए इस सेल के कैरेक्टर, इस सेल के कैरेक्टर दोनों इस एक जायगोट के अंदर आ गए या नहीं आ गए, और इसी जायगोट से सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन द्वारा आगे जाकर शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस बेबी के अंदर अपनी माता के भी लक्षण है, अपने पिता के भी लक्षण है। अब ये बेबी भी कुछ समय पश्चात बड़ा हो जाएगा, जिम वगैरह जाकर 6 पैक ऐप बना लेगा अपने। ठीक है, ठीक है, इसकी भी शादी होगी, ये भी जनन में भाग लेगा, और ये भी स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म क्या है? स्पर्म हम बोल सकते हैं मेल गैमेट्स है। ठीक है, तो ये भी अपनी कोशिकाओं द्वारा अपने आनुवांशिक लक्षणों को अपनी पीढ़ी के अंदर भेजेगा। हमारे दादाजी के जो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे पिताजी में आए। ठीक है, और पिताजी के जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ गए, हमारे जेनेटिक्स कैरेक्टर है वो अगली पीढ़ी के अंदर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको रुडोल्फ विर्चो का आधुनिक कोशिका सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं मॉर्गन ने 1909 में एक शब्द दिया टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। मॉर्गन ने 1909 में एक शब्द दिया पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्त, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, अगर अलग अलग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये एक साथ ही आएगा। पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी। मॉर्गन ने एक शब्द दिया 1909 के अंदर, पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्तता मतलब क्या होता है कि कुछ सेल ऐसी होती है जिसके अंदर कंप्लीट एनिमल को ही डेवलप्ड करने की शक्ति पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। उस सेल को बोलते हैं पूर्ण शक्त सेल, टोटिपोटेंस
सेल। और इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन करके कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन कर सकती है, पूर्ण जंतु का विकास कर सकती है, पूरा का पूरा एक जंतु बना सकती है, एनिमल बना सकती है। तो इसी क्रिया को क्या बोल रहे, इस प्रकार की कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण शक्त कोशिकाएं। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, पूर्ण शक्तता कहेंगे। हेबरलैंड एक वैज्ञानिक हैं। ये हेबरलैंड ने ही सर्वप्रथम बताया कि पादप कोशिका के पूर्ण शक्तता गुण के कारण ही पादप कोशिका का संवर्धन करवाकर संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है, और पादप उत्तक संवर्धन का प्रथम प्रयास गोटलिब हेबरलैंड द्वारा ही किया गया। मॉर्गन ने 1909 में एक शब्द दिया, टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्त कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिसका डेवलपमेंट होकर वो संपूर्ण एनिमल को बना सकती है, ठीक है, या संपूर्ण प्लांट को बना सकती है, ठीक है। प्लांट सेल है तो प्लांट का फॉर्मेशन करेगी और एनिमल सेल है तो एनिमल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। हेबरलैंड ने ही सर्वप्रथम बताया कि पादप कोशिका के पूर्ण शक्तता गुण के कारण ही पादप कोशिका का संवर्धन करवाकर संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है। हेबरलैंड ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पादप उत्तक संवर्धन का प्रयास किया। देखिए, पादप उत्तक संवर्धन का प्रथम प्रयास गोटलिब हेबरलैंड ने ही किया था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन के दौरान काम में आने वाली जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्तक क्या होता है, कर्तक क्या होता है, संवर्धन माध्यम क्या है, केलस क्या है, ठीक है, जीव द्रवक क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उत्तक संवर्धन के चरणों के बारे में पढ़ेंगे, शून्य चरण, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और मेरे साथ में 12th क्लास की जीव विज्ञान को एंजॉय कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।